हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपके लिए फिजिक्स की जो 50 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उनकी जो सीरीज लेकर आएंगे। तो ये है उसका सेकंड एपिसोड जिसमें हम आपको अगले 5 क्वेश्चंस जो कि नीट 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उन पर बात करेंगे, जिससे कि आपको भी थोड़ी हेल्प होगी आपके एग्जाम में, और थोड़े से कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि इन क्वेश्चंस को आखिर डील कैसे करते हैं या फिर इनमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है। तो इन सिमिलर क्वेश्चंस को भी आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन है जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि रिवर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली एक रिवर है जो कि चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड। अब बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब कि जो भी रिवर की डायरेक्शन है बोट उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो ये हमारी बोट है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। अब वेलोसिटी ऑफ बोट इज इन स्टिल वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड। लिख लिया, कोई इशू नहीं है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन बोट, अब ये भाई साहब यहाँ बोट पर खड़े हैं और ये एक बॉल फेंकते हैं ऊपर वर्टिकली अपवर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, यानी अपने आप के रिस्पेक्ट। अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब किसी ट्रैवलिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या फिर किसी भी तरह के मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, जैसे कि ये पर्सन इस बोट पे बैठा है, तो इस पर्सन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इस बोट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है। तो अगर ये इसके रिस्पेक्ट में वर्टिकली अपवर्ड फेंकी है तो यानी कि इस बोट के रिस्पेक्ट में भी बॉल जो है वो वर्टिकली अपवर्ड जाएगी 10 मीटर्स पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, देखिए अब यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से वर्ड है जिसको बहुत लोग शायद ध्यान ना दें। टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट का मतलब है कि v अपवर्ड इज इक्वल टू 0 एट टॉप मोस्ट पॉइंट। तो अब हमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ क्या, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज का ध्यान रखना है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज की जब हम बात करेंगे तो उसमें हमें पूछा गया है कि द वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन स्टैंडिंग ऑन बोट। तो पहला क्वेश्चन है कि बोट पर जो आदमी खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में बॉल क्या करेगी, विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के रिस्पेक्ट में क्या करेगी, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या करेगी। तीनों के रिस्पेक्ट में हमें वेलोसिटीज बतानी है। तो चलिए अब हम एक कंबाइंड डायग्राम बना लेते हैं, इजी पड़ेगा थोड़ा सा। तो अगर ये बोट है, सॉरी रिवर है, ये हमारा बोट और ये हमारा स्टिक फिगर यानी कि जो आदमी है, और ये इसने बॉल फेंकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो एक्सेलरेशन यानी सूडो फोर्स जो है, जिसको हम सूडो फोर्स कहते हैं या रिलेटिव एक्सेलरेशन जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे 0 है। तो अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि भाई सूडो जो है वो हमारा 0 है, यानी कि हमारी फोर्स नहीं लग रही है। तो यानी कि जितने भी चीजें यहाँ पर है वो एक दूसरे के रिलेटिव में कांस्टेंट वेलोसिटी में ही मूव करेंगी, किसी तरह का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। अब पहला आंसर है विद रिस्पेक्ट टू बोट। अब ये फेंकी गई है और बोट का मोशन है इस डायरेक्शन में। तो बोट अगर हमने देखा, अगर हम बोट बनाते हैं तो बोट इस डायरेक्शन में चल रही है 3 मीटर पर सेकंड से, तो बॉल को ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी मिल जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड। सिंपल सी बात है। तो यानी कि इस डायरेक्शन में दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू बोट टॉप मोस्ट पॉइंट पर बॉल की वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। अब बात करते हैं रिवर के रिस्पेक्ट में। अब हम रिवर पे आ गए, अब बोट की बात नहीं करेंगे। तो रिवर जो है वो कितनी स्पीड से चल रही है, 2 की स्पीड से। बोट कितने की स्पीड से चल रही है, 3 के रिस्पेक्ट से, 3 मीटर पर सेकेंड से, बट वो स्टिल वाटर में है। तो अगर हम रिवर में बात करें तो रिवर में बोट चल रही है 3 मीटर पर सेकेंड से। तो रिवर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम बोट को देखेंगे तो वेलोसिटी कितनी पता चलेगी हमें, 3 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 है। तो अगर हम रिवर को स्टिल मान ले, फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिवर का ले ले,
तो रिवर स्टिल हो गई, तो स्टिल वाटर में बोट की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से है। तो अगर हम बोट के रेफरेंस में बॉल की वेलोसिटी देखेंगे तो बोट की वेलोसिटी के बराबर होगी, यानी कि v बॉल इज इक्वल टू v बोट, जो कि है कितनी 3 मीटर पर सेकंड। अब आता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड से जब कोई इंसान देखेगा, यानी कि यहां जब कोई होगा वो देखेगा, तो उसको दिखेगा कि बोट जा रही है 3 मीटर पर सेकंड से, सिंपल। पर साथ ही साथ क्योंकि ये रिवर में ट्रैवल कर रहा है, जैसे कि हमने देखा कि ये इंसान जो है ये बोट में ट्रैवल कर रहा है तो उसको बोट की स्पीड मिल रही है, उसी तरह से बोट रिवर में ट्रैवल कर रही है तो बोट को भी रिवर की स्पीड मिल जाएगी। और बोट और रिवर सेम डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हैं या फ्लो कर रहे हैं, तो इसीलिए बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके 3 + 5 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, v ball with respect to ground is equal to 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 0 3 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, यानी कि हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब बना लेते हैं, ये B1 और ये है B2। इसकी पावर वॉटेज लिखी हुई है 25 और इसकी लिखी हुई है 100 वॉट्स। अब 100 और 25 में से कौन सा पहले फ्यूज होगा, तो फ्यूज पहले वो होता है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो रेजिस्टेंस हायर फ्यूज फर्स्ट। तो अब हम सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाएंगे रेजिस्टेंस का, जो होता है V²/पावर। अगर आपको ये नहीं पता है तो समझ लीजिए कि P = क्या होता है, VI, V × I, और हम I को क्या लिख सकते हैं, V/R। तो ये हो जाता है V × V/R। तो इसको हम लिख सकते हैं R = V²/P। तो हम इसका अगर लिखेंगे तो आएगा 220/25, और इसका लिखेंगे तो सिंपली 220/100। अब हमें दिख रहा है कि इसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है, डिनोमिनेटर में 25 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 100 है। तो ऑब्वियसली B1 का R ग्रेटर देन B2, तो देयरफॉर B1 विल फ्यूज। अब B1 फ्यूज करेगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली कि 25 वॉट वाला जो इंडिकेटेड बल्ब है वो फ्यूज करेगा। थर्ड क्वेश्चन, अ कार्नोट engine whose efficiency is 40% takes in heat from a source maintained at a temperature of 500 Kelvin. It is desired to have an engine of efficiency 60%. Then the intake temperature for the same exhaust temperature must be. तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें पता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना होता है, एफिशिएंसी होती है हमारी इनटेक टेम्परेचर माइनस आउटटेक टेम्परेचर डिवाइडेड बाय क्या लेते हैं, इनटेक टेम्परेचर। तो एफिशिएंसी अगर हमारी 40% है तो यानी कि 40/100 इज इक्वल टू TI हमारा क्या है, सोर्स मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन है। इट इज डिजायर्ड टू हैव एन इंजन ऑफ एफिशिएंसी 60%। तो 40% के लिए हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, 500 माइनस TO/500। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां से हमारा TO निकल कर आएगा 300 केल्विन। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि सेम, अब हमें TO तो 300 ही रखना है, बट अब हमें TI निकालना है। तो बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने, कहा कि 500 पे हमारी एफिशिएंसी थी 40% की, तो हम क्या टेम्परेचर रखें कि 60% हो जाए।
तो 60% के लिए हमें इनटेक टेम्परेचर अप करना है। तो इनटेक टेम्परेचर के लिए 60% के लिए 60/100, ऑब्वियसली एफिशिएंसी 60 कर दिया है। टी आई हमें पता नहीं है, टी ओ हमारा पता है 300 डिवाइडेड बाय टी आई। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो ये इससे जाएगा, तो 6 टी आई इज इक्वल टू 10 टी आई माइनस 3000, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 टी आई इज इक्वल टू 3000, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सिंपल आ जाएगा आपका आंसर 750 केल्विन, जो कि है ऑप्शन सी और 3। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, in a large building there are 15 bulbs of 40 watts, 5 bulbs of 100 watts, 5 fans of 80 watts and 1 heater of 1 kilowatt. The voltage of the electric mains is 220 volts. तो मिनिमम कैपेसिटी फ्यूज की हम क्या रखें? तो फ्यूज जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है? तो फ्यूज का फंक्शन होता है क्या? फ्यूज का फंक्शन होता है कि टू कैंसिल सप्लाई in case current fluctuates, यानी कि करंट आपकी जैसे 10 एम्पियर रिक्वायर्ड है, पर अगर वो फ्लक्चुएट होकर 15 एम्पियर जाए तो आपके जो होम अप्लायंसेज हैं वो खराब हो सकते हैं। तो फ्यूज का काम होता है कि उस फ्लक्चुएशन को होने से पहले ही सप्लाई काट दे। तो हमें कितने एम्पियर का, तो पर हमें चाहिए कि फ्यूज ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारी नॉर्मल सप्लाई में ही काट दे। तो कम से कम हमें कितने एम्पियर का फ्यूज लगाना चाहिए ताकि नॉर्मल सप्लाई बनी रहे पर फ्लक्चुएशन ना हो। तो इसके पहले हम सारे टोटल पावर पहले कैलकुलेट करते हैं। तो पहले आएगा टोटल P इज इक्वल टू 15 इंटू 40 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 80 प्लस 1 किलोवाट है तो उसको हम वॉट में करेंगे तो 1000। तो 15 इंटू 40 होता है 600 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये होगा 500, ये होगा 400, और ये तो 1000 है, इसमें कोई इशू नहीं। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 5 इंटू 100 500, 15 इंटू 40, तो ये टोटल हमारा आ रहा है 2500। ठीक है, तो अगर हमारा 2500 पावर आ रहा है तो हमारी कैपेसिटी क्या होगी? अब आई जो है वो क्या होगा? तो सिंपल सा फॉर्मूला भी हमने पहले देखा था कि पी आई इज इक्वल टू, सॉरी एक सेकेंड, आई एम रियली सॉरी, वी आई इज इक्वल टू पावर होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज इंटू आई इज इक्वल टू पावर, तो आई होगा सिंपली पी बाय आई। अब पी हम निकाल चुके हैं 2500 वॉट्स, ये वॉट है, डिवाइडेड बाय 220। तो आई जो आ रहा है हमारा अभी हमें नहीं पता, और ना ही ये एग्जैक्ट इंटीजर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? तो बेसिकली देखिए 22 जो है, ये जो नंबर आ रहा है 250/22, तो ये जो आ रहा है ये लेस देन 12 आ रहा है आई गेस, क्योंकि 22 इंटू 12 करेंगे तो कितना होगा 220, 242, तो हर 250 से ऊपर चला जाएगा, यानी 12 से छोटा है बट 11 से बड़ा है। तो हम जो होता है जो जिससे जस्ट छोटा है, जिस इंटीजर से जस्ट छोटा है वो वाला वैल्यू लेते हैं। हम छोटा वाला नहीं ले सकते, क्योंकि ये ले लिया तो नॉर्मल सप्लाई इतनी हो रही है, तो 11 से ज्यादा होगी तो ये फ्यूज उड़ जाएगा या फ्यूज खराब हो जाएगा, तो हम बड़ी वैल्यू लेंगे। तो आंसर हमारा आ जाएगा 12 एम्पियर्स। अब चलते हैं फाइनल क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं है, बेसिकली एक बहुत सिंपल सा यहाँ पे एक मेथड लगेगा, तो जनरली कई बार लोग मिस कर जाते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको आता है, और नहीं आता है तो देखिए यहाँ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा कि सबसे पहले आप इन नोड्स को देखिए, जैसे ये नोड है, ये नोड है और ये नोड है। अब इन नोड्स के बीच में अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में कोई भी रेजिस्टर नहीं है, या फिर R इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर मैं A बोलूं, B बोलूं और C बोलूं, तो R इक्वल टू 0 बिटवीन A, B एंड C। Therefore A, B एंड C कैन बी ज्वाइंट, यानी कि A, B और C को हम ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से D, E और F को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी तरह इसको, इसको और इसको, इन तीनों को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह
ये और ये तीनों नोड्स भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर मैंने इन तीनों को ज्वाइन कर दिया और DEF को भी ज्वाइन कर दिया तो सिचुएशन क्या बनेगी। तो ये जो है, ये मैं मान रहा हूँ DEF को ज्वाइन कर दिया आपने, तो ये 3 रजिस्टर बनेंगे, ऐसा, ऐसा और ऐसा, और ये है हमारे A, B, C, ये तीनों सेम है। अब इसका रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम्स, और सिमिलरली ये भी 12 ओम और ये भी 12 ओम। तो अब हमें क्या दिख रहा है, एक सिंपल पैरेलल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, और इसको सॉल्व करेंगे तो इजी है, ये आ जाएगा हमारा 4 ओम्स। अब ये हमारा 4 ओम आ गया। तो ये जो पूरी ब्रांच है, एक सेकेंड, ये जो पूरी ब्रांच है, ये तीनों, ये हमारा 4, ये भी हमारा तीनों मिलाकर के 4, और ये भी हमारा तीनों मिलाकर के 4 ओम्स, और इसको भी हम मिलाकर बोल सकते हैं 4 ओम। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया इफेक्टिवली। अब अगर आपने ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि अगर किन्हीं भी पॉइंट्स के बीच में, कितने भी पॉइंट्स हो, अगर उनके बीच में रेजिस्टेंस नहीं है तो उनका वोल्टेज सेम है, यानी कि आप उनको जोड़ सकते हैं। हाँ, पर उनके बीच में तार होना चाहिए। अगर वायर नहीं है इनके बीच में, जैसे ABC के बीच में वायर्स है, तभी हम इन्हें जोड़ सकते हैं। अगर ये वायर्स नहीं होते तो क्वेश्चन अलग हो जाता। बट एनीवे, वायर है तो हम उनको साथ में जोड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इफेक्टिवली क्या बन गया, ये आपका A पॉइंट, ये आपका B पॉइंट, इनके बीच में ये 4 का एक है, ये 4 का दूसरा है, ये 4 का तीसरा है, और ये 4 का चौथा है। तो ये तीनों 4 मिलकर हो गए 12। तो इसको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट आया कि ये तीनों 4 सीरीज में तो सिंपली जुड़ जाएंगे, 4 + 4 + 4 12, और ये आ जाएगा 4। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/12। तो R आ जाएगा हमारा कितना, 12/4। तो आंसर 3 ओम्स। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस एक छोटा सा आपको एक आइडिया दिमाग में होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर ये आपको मालूम है तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो इसी तरह के और 5 क्वेश्चंस लेकर हम एपिसोड 3 लेकर जल्दी आएंगे। और केमिस्ट्री का भी ऐसी ही सीरीज हमारी चल रही है, जिसका आपको लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको इसका PDF सॉल्व वाला आपको मिल जाएगा, उसका लिंक भी हम इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तो हम और कंटेंट भी लाएंगे। साथ ही जिन टॉपिक्स में आप लोगों को डाउट होते हैं, हम उनके भी वीडियोस, लेक्चर्स वगैरह बना करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए चैनल को। थैंक यू सो मच।